गौरी और सागर मुंबई जैसे शहर में रह रहे थे। वहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि सागर की कुल मिलाकर 20 से 25 हज़ार रुपये ही सैलरी है और वह एक किराए का मकान लेकर रह रहा था। उसका बेटा भी एक स्कूल में पढ़ता था जिसका भी खर्चा, घर का खर्चा, पत्नी के खर्चे हैं, सब कुछ मिलाकर उसकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी। लेकिन पत्नी के खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह ऐसा अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए करती थी। लोगों को दिखाने के लिए एक दिन वह अपने पति से कहती है, मैं सोच रही थी कि अपने बेटे को बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब इस बात पर सागर भड़कते हुए कहता है, गौरी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। महीने की 20 से 25 हज़ार मेरी तनख्वाह है। उसमें से मकान का किराया भी जाता है, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस भी भरता हूँ और तुम्हारे खर्चे हैं वह अलग। अगर इतनी ही चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की तो तुम महंगी ड्रेसेस खरीदना, किटी पार्टियों में जाना बंद कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी देख लो जिससे मुझे भी थोड़ा सहारा मिल सके। देखो जी, मेरी किटी पार्टी पर तो उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है और ना तो नौकरी मेरे बस की है और ना ही मेरे खर्चे कम होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपके गांव की ज़मीन और माँ पिताजी का मकान बेच क्यों नहीं देते? उसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे तो हम एक मकान भी बना सकते हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। गौरी, बात तो तुम ठीक है, लेकिन फिर माँ पिताजी का क्या होगा? मैं तो उनसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गांव की प्रदूषण रहित हवा ही उन्हें रास आती है। अब वे लोग अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते तो मैं कैसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? सागर, चाहे कैसे भी करके उन्हें मनाना तो पड़ेगा। अरे, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और फिर तुम्हारे माँ पिताजी हैं ही कितने दिनों के मेहमान, आज नहीं तो कल उन्हें तो भगवान के पास जाना ही है। गौरी, यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम मेरे माँ बाबूजी के बारे में? तुम एक काम करो, अगले हफ्ते लोहड़ी आ रही है, हम सब 4-5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए वहीं चलते हैं। इस दौरान मैं माँ पिताजी से बात कर लूँगा। एक सप्ताह बीत जाने के बाद सागर और गौरी अपने बच्चों के साथ अपने माँ पिताजी के पास गांव पहुँचे। घर में घुसते ही दोनों बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, दादू दादी, और झट से दोनों ने अपने दादू दादी के गले लग गए। अपने बेटे बहू और पोते पोती को अचानक आया देख सुरेश जी और मनोरमा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुरेश जी बोले, बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इस लोहड़ी यहाँ चले आए, वरना हमारी तो हर लोहड़ी सूनी ही निकल जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा पिताजी, और यह देखिए आपकी बहू आपके फेवरेट नमक पारे और लड्डू भी बनाकर लाई है। सागर ने कहा तो गौरी भी बोली, माँ मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। वाह बेटा, जीते रहो, खुश कर दिया तुमने। तो मनोरमा जी और सुरेश जी अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। 3 दिन गौरी ने अपनी सासू माँ की खूब सेवा की, अपने सास ससुर को बढ़िया पकवान बना कर खिलाए। सागर भी अपने पिता की दवाइयों और खाने का ख्याल रखता। एक दिन डिनर करते हुए सुरेश जी अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा शहर में सब कैसा चल रहा है? सागर बोला, बस क्या बताऊं पिताजी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। समझ नहीं आता बाकी के खर्चे कैसे पूरे करूं।
उसी समय रसोई घर में रोटियां सेकती गौरी यह बातें सुनकर तुरंत आ गई और मौके पर चौंका मारने के इरादे से बोली, माँ, पिताजी, क्यों ना हम एक काम करें, यह गांव का मकान बेच देते हैं और वहाँ बड़ा घर लेकर हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। जो बात सागर कहने से झिझक रहा था, गौरी ने तुरंत बोल दी तो सागर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, मकान ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पिताजी यह जमीन भी बेच दें तो इतना पैसा तो हो जाएगा कि हम शहर में बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हैं। बेटा बहू की बातें सुनकर सुरेश जी को बहुत खुशी हुई और तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी, जबकि मनोरमा जी थोड़ी परेशान हो गई और खाना खाने के बाद रात को जब कमरे में आई तो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं और इस बार तो बहू ने मेरा दिल ही जीत लिया है, लेकिन फिर भी मकान और ज़मीन बेचने को मेरा मन नहीं मानता। अपने ही गांव के गुप्ता जी भी तो मकान बेचकर अपने बेटे बहू के साथ गए थे, लेकिन सुनने में आया है कि वह आजकल वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अरे मनोरमा, गुप्ता जी के बेटे को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एक नंबर का लालची था वह। उस जैसी औलाद होने से तो औलाद ना होना बेहतर है। तुम उसकी तुलना अपने बेटे से मत करो, हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। सागर के कहने पर सुरेश जी ने अपना मकान और ज़मीन बेचने पर लगा दी और कुछ ही दिनों में सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले आए। सुरेश जी ने सागर को एक बड़ा सा घर दिलाया जहां सब लोग एक साथ रहने लगे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। सागर और गौरी अपने माँ पिताजी की खूब सेवा करते, सास बहू आपस में माँ बेटे की तरह रहने लगे। सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगी हुई थी और बाकी का सारा काम वह दोनों मिल बांट कर लेती। लेकिन धीरे धीरे गौरी ने काम से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में मनोरमा जी को अपनी बहू के व्यवहार में बदलाव नजर आना शुरू हो गया। बहू पूरे घर को अपने अनुसार चलाने लगी और घर के हर काम में मनमानी करने लगी। घर का सारा खर्च उसने अपने हाथों में ले लिया। काम वाली बाई भी हटवा दी, क्योंकि अब उसे लगता था कि जब घर में सासू माँ बैठी है तो काम वाली बाई को पैसा देना बेकार है। गौरी आए दिन अपनी सहेलियों संग घूमने निकल जाती या घर पर किटी पार्टी अरेंज कर लेती, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ रसोई का सारा काम भी एक बाई की तरह मनोरमा जी को ही संभालना पड़ता। उधर सुरेश जी को सब्जी और दूध लाने और बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़कर आने जैसे काम दे दिए गए। वैसे तो मनोरमा जी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही उनकी कमर में थोड़ा दर्द था। सफाई करने और खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम करते करते रात तक मनोरमा जी की कमर में इतना तेज दर्द होना शुरू हो गया कि वह दर्द से कराहने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर सुरेश जी से रहा ना गया। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो सफाई और बर्तन के लिए एक काम वाली बाई लगा लो, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ इतना काम नहीं संभाल पाती। लेकिन पिताजी, आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह पहले जितनी ही है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं काम वाली बाई का खर्चा उठा सकूं। और वैसे भी माँ और गौरी मिलकर सारा काम कर तो लेते हैं, आप शांति बनाए रखिए। लेकिन बेटा, घर का लगभग सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है। और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो आए दिन तो बहू पार्टियों में जाती रहती है, शॉपिंग करने जाती है, आए दिन नए नए कपड़े पहनते हो
तुम लोग जब इस सब के लिए तुम्हारे पास पैसा है तो काम वाली बाई के लिए क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी माँ भी इंसान है। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनते ही गौरी तमतमा उठी। पिताजी, आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। अगर दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? और फिर आप दोनों दिन भर करते ही क्या हैं? अगर थोड़े हाथ पैर चला भी लिए तो कौन सी मुसीबत आ गई? बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी और सुरेश जी अवाक रह गए और उनका बेटा सागर गुस्से भरी निगाहों से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। जैसे ही गौरी कमरे में आई तो सागर बोला, गौरी थोड़ी तो शर्म करो, उनका ही सब कुछ लूट कर आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। सागर की बात सुनकर गौरी भड़कते हुए बोली, तो क्या गलत कह दिया मैंने? उनके कारण मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं पार्टी में भी जाऊंगी और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े भी खरीदूंगी तो वे लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो गौरी? वे लोग केवल हमारे खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे और तुम्हें भी मालूम है कि उनके यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी सहूलियत है। बढ़िया खाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर की चौकीदारी, सब काम तो कर देते हैं। तभी गौरी बोली, मुझे सब मालूम है, लेकिन जो तीखी बातें उन्होंने आज मुझे सुनाई है उसके बाद तो मैं यहाँ उन्हें हरगिज नहीं रहने दूंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सागर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन अब गौरी ने तय कर लिया कि वह अपनी सास ससुर को चैन से रहने नहीं देगी। खैर, कुछ दिन यूं ही बीते। आज सुरेश जी और मनोरमा जी की शादी की सालगिरह थी। यह दिन सुरेश जी के लिए बहुत ही खास था, इसलिए वे आज बहुत खुश थे। हर बार की तरह इस बार भी वे अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए सुरेश जी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही सुरेश जी कमरे से बाहर निकले तो उनकी बहू शोभा ने उनके हाथ में एक थैला देते हुए कहा, पिताजी सब्जियां खत्म हो गई हैं, ले आइए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लाना मत भूलिए। सुरेश जी ने देखा कि सागर भी अपने काम पर जाने को तैयार था और चाय नाश्ता कर रहा था। सुरेश जी अपने बेटे के पास गए और उससे कहने लगे, बेटा तुम्हें तो मालूम ही है कि आज का दिन मेरे लिए कितने मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को मैं कुछ सरप्राइज दूँ। ऐसा कहते हुए सुरेश जी ने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे तो सागर ने कहा, पिताजी मैं तो महीने की सैलरी लाकर गौरी के हाथ में दे देता हूँ, आप उसी से मांग लीजिए। पिताजी ने जब अपनी बहू की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा तो गौरी आंखें निकालते हुए बोली, पिताजी आपको भी मालूम है कि इनको महीने की कितनी सैलरी मिलती है। इतनी महंगाई में गुजारा भी मुश्किल से होता है और फिर आपकी कमाई तो अब रही भी नहीं और आपको इस उम्र में सरप्राइज देने की सूझ रही है। अपने पुराने शौक अब भूल जाइए और राम का नाम जपिए। आपको जितने पैसे दिए हैं उतने में सब्जी आ जाएगी। फालतू के खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। सुरेश जी उसकी बातें सुनकर स्तब्ध खड़े रह गए। आज वे स्वयं को लाचार और ठगा सा महसूस कर रहे थे। तभी सुरेश जी की पोती मीता उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, दादाजी आप किस सरप्राइज की बात कर रहे थे और ऐसा क्या स्पेशल है आज? सुरेश जी उसकी बात सुनकर उसे लाड़ करते हुए बोले, अरे बिटिया आज तुम्हारी दादी और मेरी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 50 साल पूरे हो चुके हैं और इन 50 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि
मैंने तुम्हारी दादी को कोई उपहार ना दिया हो, लेकिन इस बार शायद। कहते कहते अचानक सुरेश जी का गला भर आया और वे थैला और पैसे उठाकर सब्जियां लेने के लिए चल दिए। सब्जियां खरीदते खरीदते भी सुरेश जी के कानों में उनकी बहू द्वारा बोले गए मिर्ची से भी ज़्यादा तीखे शब्द लगातार गूंज रहे थे। वे सोचने लगे, लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बिता दिया और आज ऐसी हालत हो गई है कि पत्नी को उपहार देने के लिए जेब में पैसे भी नहीं हैं। गौरी ने सब्जियों के लिए जो पैसे दिए थे उनमें से 60 रुपये बच गए थे, तो सुरेश जी ने मनोरमा जी के लिए दूध खरीद लिया और संतुष्ट दिल से घर लौट आए। सुरेश जी को पसीने से भीगे देखकर मनोरमा जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछने लगीं। इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? अब से आप आराम करेंगे। यहाँ सब्जी का ठेला आता है, थोड़ी महंगी सही, हम लोग यहाँ से सब्जी खरीद लेंगे। अरे मनोरमा, वह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरी जीवन संगिनी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहते हुए उन्होंने कुल्हड़ वाला दूध मनोरमा जी की तरफ बढ़ाया। मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली, आप भी हद करते हैं। जीवन में कितनी परेशानियां हैं, फिर भी आप किसी न किसी तरह मेरी जिंदगी में मिठास घोल देते हैं। तभी उधर से गौरी आई। पिताजी, मैंने आपको हरी धनिया और हरी मिर्च लाने के लिए कहा था, वह कहाँ हैं? बोलते हुए उसकी नज़र मनोरमा जी की तरफ गई और उनके हाथ में कुल्हड़ वाला दूध देखते ही भड़क पड़ी। अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए दूध लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? मनोरमा जी बोली, बहू, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। यह तो केवल मेरी खुशी के लिए मेरा मनपसंद दूध खरीद कर ले आए थे। यह बात चल ही रही थी कि अपने दादा दादी को एनिवर्सरी का तोहफा देने के लिए उनके पोता पोती बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर ले आए और बोले, दादू दादी हैप्पी एनिवर्सरी। मनोरमा जी और सुरेश जी अपने पोता पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। अपने बच्चों का दादा दादी के साथ लगाव देखकर गौरी जल भूनकर कोयला हो रही थी। उनके कान पकड़ते हुए बोली, जब देखो अपने दादा दादी के आसपास मंडराते रहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो यहाँ से। तभी सागर घर में आया और बोला, जब भी घर आता हूँ बस कलेश, अब क्या हो गया? तो गौरी ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सागर अपने माँ पिताजी के पास गया और बोला, आप दोनों इस घर में शांति से नहीं रह सकते क्या? जब से आप लोग आए हैं मेरा तो जीना हराम हो चुका है। और पिताजी, आपकी कमाई अब नहीं है तो अपने पुराने शौक पर भी जरा लगाम कसो। यह बातें सुनकर सुरेश जी को गुस्सा आया और वह बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से इस तरह बात करने की? यह मत भूलो कि केवल हमारी वजह से आज तुम लोग इस घर के मालिक बने बैठे हो, तो कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। यह कहते हुए गुस्से से तिलमिलाता सागर अपने पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मनोरमा जी और सुरेश जी अपने बेटे बहू के रवैये पर हैरान थे। सुरेश जी की नज़र अपनी पत्नी की ओर गई तो देखा उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। बस अब बहुत हुआ, यह सोचकर सुरेश जी अपनी अलमारी खोलकर कुछ टटोलने लगे। अगले दिन सुबह जब सागर नौकरी पर जाने के लिए तैयार होकर जूते पहन रहा था तो देखा सुरेश जी अपने थैले में कुछ कागज़ रखते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे। तब सागर ने पूछा,
कहाँ जा रहे हैं? तो सुरेश जी बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस पर सागर ने कहा, आपको पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सुरेश जी बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। भले ही तुम्हारे कहने पर मैंने गांव का मकान और ज़मीन बेच दिए, लेकिन फिर भी मेरे पास एफडी में कुछ पैसे पड़े हैं, वह मेरे हैं। शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर सुरेश जी घर से बाहर निकल गए। शाम के 8 बज चुके थे। सागर भी ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन सुरेश जी अभी तक घर नहीं आए थे। उधर मनोरमा जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 8:30 बजे सुरेश जी जब घर लौटे तो उनके हाथों में कुछ उपहार थे। अजी, कहाँ चले गए थे आप? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। सुरेश जी ने देखा, जहाँ उनकी पत्नी की आंखों में घबराहट थी तो उधर सागर और गौरी उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटा बहू को गहरी निगाह से देखते हुए सुरेश जी मनोरमा जी से कहने लगे, अरे भगवान, कल तो शादी की सालगिरह थी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुम्हारी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद सिल्क की साड़ी खरीद कर लाया हूँ और तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे और रबड़ी भी लाया हूँ। जो सेलिब्रेशन हमने कल नहीं किया वह आज करेंगे। हमें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सुरेश जी सोफे पर बैठे, अपने सामने रखी मेज़ पर एक पैर रखा, उस पर दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गए। ससुर की बातें सुनकर गौरी गुस्से से लाल हो रही थी तो सागर भी अपने पिता को चिल्लाते हुए बोला, पिताजी, यह भी कोई तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाकर लेटो। तो सुरेश जी बोले, यह घर मेरा है, यह सोफा मेरा है, और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और क्या खाना चाहिए? अपने पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सागर और गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौरी बोली, आप शायद भूल रहे हैं, यह घर आपका नहीं, मेरे पति का है। इस घर पर केवल हमारा हक है। यहाँ वही होगा जो मैं और मेरे पति चाहेंगे। गौरी के मुंह से जिल्लत भरी बातें सुनते हुए भी सुरेश जी उसी आरामदायक अवस्था में बैठे रहे और बोले, तुम किस हक की बात कर रही हो बहू? पूछो अपने पति से कि यह घर किसके नाम पर है। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने अपनी माँ, जो कि महिला सीनियर सिटीजन है, उसके नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी, और मैं भी यही चाहता था कि यह घर तुम्हारी माँ के नाम पर ही रहे, इसलिए मैंने ही उसे यह सुझाव दिया था। इस मतलबी दुनिया का हाल देखते हुए मनोरमा को अपना मकान बेचते समय ही हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, जिसके कारण मैंने यह फैसला लिया था। मैं इस घर में जो कुछ भी करूं, उसके लिए मुझे तुम लोगों से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं लगता। इतना बड़ा धोखा? गौरी चिल्लाने लगी। धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर ही उल्टा पड़ गया। जो तुम हमारे साथ करना चाहती थी वह तुम्हारे साथ ही हो गया। बस फ़र्क इतना है कि पहले इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम लोग चलते बनो। अपने पिता के मुंह से ऐसा बात सुनते ही उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर सागर बोला, मगर पिताजी, आप यह बात भूल रहे हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। तभी गौरी बोली, बिल्कुल सही, हम कोर्ट केस करके आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। तब सुरेश जी ने अपने वकील को बुलाया और उनसे अपने बेटे को बात करने के लिए कहा। तब वकील ने कहा कि अगर माँ बाप चाहें तो अपनी जायदाद से अपने बेटे बहू को बेदखल कर सकते हैं।
उनके बेटे बहू अगर उनका ध्यान न रखें, उनका खर्चा न उठाएं, तब अगर माँ बाप चाहें तो अपने बेटे को अपने घर से भी निकाल सकते हैं। यह बात सुनकर गौरी और सागर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह सुनकर गौरी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। यह देखकर सागर अपनी बीबी से कहने लगा कि दिमाग से काम लो, अगर हम लोग किराए का घर लेकर रहेंगे तो मेरी इतनी ना तो आमदनी है कि घर खर्च उठा सकें और घर का किराया भी दे सकें। इसलिए चुपचाप जैसा माँ पिताजी कह रहे हैं वैसा ही करो, वरना बेवजह ही दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। यह बात सुनकर गौरी के कुछ समझ में आया और वह अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगी और अब वह अपने सास ससुर की देखभाल भी करती है, उन्हें समय से खाना भी देती, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके माँ बाप उन दोनों को अपने घर से निकालने में देरी नहीं लगेगी। अब मनोरमा जी और सुरेश जी मन ही मन में खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर बेटे बहू को सही रास्ते पर लाना है तो उनके साथ सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, मनोरमा जी ने और सुरेश जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।